अस्सलामुअलैकुम। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट टाइम क्लास 8 और 9 के लिहाज से केमिस्ट्री क्या है इसमें हम ये पढ़ेंगे और साथ साथ केमिस्ट्री के जो मेन ब्रांचेस हैं, जहाँ तक कोर्स की बात है उसके मुतालिक बात होगी। केमिस्ट्री जो है बेसिकली मैटर की स्टडी है। मैटर क्या है? मैटर हर वो चीज़ जो जगह गिरे और कुछ ना कुछ वज़न रखे या मास रखे वो मैटर कहलाएगा। मिसाल के तौर पर मेरे हाथ में जो पेन है ये एक मैटर है, ये एक मादा है, क्योंकि ये जगह भी ऑक्युपाई कर लेता है और साथ साथ इसका कुछ ना कुछ मास भी मौजूद होता है। मैटर की 4 स्टेट्स हैं हमारे पास। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड, एक गैस और एक प्लाज्मा। इन सब के बारे में हम इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। तो अब केमिस्ट्री जो है इसी मैटर के इर्द गिर्द घूमती है। यानी केमिस्ट्री में या तो हम प्लाज्मा स्टडी करेंगे या गैस स्टडी करेंगे या लिक्विड और या फिर सॉलिड, यानी सिर्फ़ और सिर्फ इसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्टडी जो है ये केमिस्ट्री है। अब सवाल पैदा होता है कि कौन सी स्टडी, यानी मैटर की स्टडी तो केमिस्ट्री है, लेकिन कौन सी स्टडी की तो मुख्तलिफ़ अक़साम है, स्टडी तो मुख्तलिफ़ तरीके से होती है। अब मैटर जो है इनकी 5 पॉइंट्स के मुतालिक हम केमिस्ट्री में ज़िक्र करते हैं। सबसे पहले है कंपोजिशन, यानी आपने ये देखना होगा कि जो मैटर है वो किस चीज़ से मिलकर बना है। यानी मेरे हाथ में जो पेन है इसकी कंपोजिशन का मतलब ये होगा कि ये पेन जो है ये किस चीज़ से मिलकर बना है। ये आयरन से बना है, ये प्लास्टिक से बना है, ये रेत से बना है, ये पत्थर से बना है। यानी इसकी कंपोजिशन क्या है, इसकी बनावट क्या है, कौन से मटेरियल से मिलकर बना है ये मैटर। तो ये एक स्टडी का लेवल है। दूसरा, इसी मैटर में जो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स मौजूद हैं उनकी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर का मतलब कि जो कंपाउंड इसी मैटर के अंदर मौजूद है उसी कंपाउंड के अंदर ये एटम्स जो हैं ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं। मिसाल के तौर पर पानी ले लें। पानी की कंपोजिशन ये है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी है। अब सवाल पैदा होता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैसे एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। तो हम कहते हैं कि H2O जो है इसका ये स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर का मतलब कि वाटर के अंदर ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये किस तरह इंटरकनेक्टेड है, कैसे एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, तो ये स्ट्रक्चर होगा। तीसरा लिखा है मायने प्रॉपर्टीज़। इसी मैटर की कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी, यानी ये कंबस्शन कर सकेगा नहीं, यानी आग जो है हम इसके ज़रिए जला सकते हैं या नहीं। इसके अलावा ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कैसे कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस स्टेट में कैसे कन्वर्ट होगा, यानी इसके अंदर ये चेंजेस कैसे आएंगे और इसी चेंजेस के लिए कितना हीट दरकार चाहिए होता है। और इसके अलावा इसका कलर कैसा है, इसका टेस्ट कैसा है, ये आर्डरलेस है या कोई आर्डर इसका मौजूद है। तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ में आती है। यानी एक मटेरियल चाहे उसकी कौन सी प्रॉपर्टीज़ होगी और इसी मैटर के अंदर कौन से चेंजेस आपके साथ आ सकते हैं। यानी रिएक्शन जब होता है, जब एक मैटर दूसरे मैटर के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें भी चेंजेस आते हैं। फिज़िकल चेंजेस आ सकते हैं, साथ साथ केमिकल चेंजेस भी। फिज़िकल जो बाहर से हम देख पा सकते हैं, यानी उसका जो वॉल्यूम है, उसका जो मास है या उसकी डेंसिटी या उसका कलर, ये सब कुछ जो है ये फ़िज़िकल अपीयरेंस या फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आता है। एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इसी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ ज़ाहिर करती हैं, जो कि आगे हम साथ साथ इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे कि एक मैटर जो है दूसरे मैटर के साथ रिएक्शन करके कौन से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और ये रिएक्शन पॉसिबल या नहीं है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ या मैटर के अंदर जो चेंजेस हैं ये सब कुछ, और इसके अलावा कुछ लॉस हैं जो इसी मटेरियल शय पर लागू होते हैं। जब उस दौरान मैटर के अंदर चेंजेस आते हैं तो इस दौरान कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि इस पर ये लागू होते हैं। तो इसी प्रॉपर्टीज़ को भी इसी केमिस्ट्री के ज़मरे में स्टडी किया जाता है। तो मेन 5 चीज़ें हो गई। मैटर की आपने ये देखनी होगी किस चीज़ से मिलकर बना है, यानी कंपोजिशन क्या है। दूसरा स्ट्रक्चर, इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ मटेरियल मौजूद है कैसे एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, कौन सी खुसूसियात ये मैटर रखेगा, गैस होगा, सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ये सब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ रही हैं। और इसके अलावा इसमें कौन से चेंजेस आ सकते हैं। तो इसी चेंजेस पर जो लॉज और प्रिंसिपल गवर्न करते हैं, मतलब हुकूमत करते हैं,
तो इसी लॉस के मतलब हम केमिस्ट्री में बात करेंगे। आगे लॉस आ रहे हैं, मसलन बॉयल लॉ है हमारे पास, चार्ल्स लॉ है या वेगेडो लॉ है, बहुत सारे लॉस हैं जो कि केमिस्ट्री के उसूलों पर मैटर के मतलब होते हैं। मैटर में जब चेंजेस आते हैं तो उसी के मतलब होते हैं। तो ये मेन केमिस्ट्री की बात होगी। अब ब्रांचेस जो हैं केमिस्ट्री के बहुत सारे हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 8 का जिक्र करते हैं। एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लफ्ज़ ऑर्गेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज़म, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मुताला करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहले ज़माने में हम इस तरह डिफिनीशन करते थे कि जो कंपाउंड जानदार बॉडी में तैयार हो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, लेकिन हम अब ये डिफिनीशन तब्दील कर चुके हैं। नए डिफिनीशन के मुताबिक जो कंपाउंड हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो या डिराइवेटिव्स हों, तो ये हाइड्रोकार्बन या डिराइवेटिव्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तस्वर होगा। हाइड्रोकार्बन क्या है? जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हो, यानी ये जो कंपाउंड मैंने लिखा इसमें सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। नेचर के लिहाज से तादाद चाहे जो भी हो, कार्बन ज़्यादा हो या कम हो, हाइड्रोजन जितने हो, लेकिन नेचर के लिहाज से एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कोई और एलिमेंट इसमें नहीं होगा। तो ये हाइड्रोकार्बन ये जितनी भी हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तस्वर किए जाते हैं। डिराइवेटिव्स, यहाँ पर ये जो हाइड्रोकार्बन है इससे अगर आप एक हाइड्रोजन मसलन निकाल लें तो उसकी जगह एक और एटम मैंने ऐड किया, क्लोरीन, तो अब ये इसका डिराइवेटिव हो गया, मतलब इससे डिराइव हुआ। या सिर्फ एटम ज़रूरी नहीं है, ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकता है, मसलन OH एक ग्रुप ऑफ एटम्स है, तो ये इसका क्या है? डिराइवेटिव्स हैं। तो इसी किस्म के कंपाउंड या इसी तरह जितने कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं, और इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। एक और है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी इन्हीं दो के अलावा जो हाइड्रोकार्बन और डिराइवेटिव्स हैं, इनके अलावा बहुत सारे और हमारे पास कंपाउंड्स इसी दुनिया में पाए जाते हैं। मसलन हमारे पास वाटर हैं या NH3 हैं या HCl हैं, ये ना तो हाइड्रोकार्बन इसी ज़िम्रे में आते हैं और न ही डिराइवेटिव्स हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगी। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी जो है ये इनऑर्गेनिक होगी। आप शायद सोच रहे हो कौन सी स्टडी के मतलब मैंने बात किया है। सबसे पहले कि या तो कंपोजिशन या स्ट्रक्चर या प्रॉपर्टीज़ या चेंजेस या लॉज जिस पर लागू होते हैं, तो ये स्टडी है केमिस्ट्री की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर इसी तरह आप स्टडी कर रहे हैं तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। अगर आप इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर रहे हैं इसी तरीके से तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तस्वर होगी। तीसरा है एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम मेन एक शय है हमारे पास, उसी की कंपोजिशन स्टडी करते हैं। या दो किस्म की स्टडी इसमें होती है। एक ये कि एक मैटर जो है जिसे हम कहते हैं एनालाइट की हम कंपोजिशन एक देखते हैं और एक क्वांटिटी। एनालाइट जिस चीज़ को आप स्टडी करना चाह रहे हैं, मसलन हमारे पास एक ये पेन है, तो इसकी एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या होगी कि ये पेन जो है किस चीज़ से मिलकर बना है, इसकी कंपोजिशन क्या है, किसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, जो भी है, और इसके अलावा इसकी क्वांटिटी क्या है, यानी कार्बन तो इसमें मौजूद है, कितना फ़ीसद इसमें कार्बन है, कितने फ़ीसद इसमें हाइड्रोजन है या कितने फ़ीसद इसमें नाइट्रोजन है। तो एक तो इसकी क्वालिटी चेक करेंगे किन चीज़ से मिलकर बना है, और एक इसकी क्वांटिटी चेक करेंगे। एनालिटिकल केमिस्ट्री में एक सब्सटेंस या एनालाइट जिसकी आप जांच पड़ताल करने जा रहे हैं, आप ये देखेंगे कि वो किस चीज़ से मिलकर बना है और कितने फ़ीसद वाशिया इसी एनालाइट के अंदर मौजूद है। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री के ज़िम्मे में आएगा। चौथा है बायोकेमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरफ आएँ, इंसान की बॉडी है, तो इंसान की बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें प्रोटीन होती हैं, लिपिड्स होता है, एंजाइम होते हैं, न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, विटामिन्स हैं। तो ये सारे कंपाउंड जो है इसे हम कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। यानी बायोमॉलिक्यूल्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, एंजाइम, DNA, RNA, ये सब कुछ क्या है? ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं। अब बायोकेमिस्ट्री में हम इन ही बायोमॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। कैसे स्टडी करते हैं कि ये बायोमॉलिक्यूल्स कैसे लिविंग बॉडी को इफ़ेक्ट करते हैं, ये लिविंग बॉडी के अंदर कैसे बनते हैं, कहाँ से ये हासिल हो रहे हैं बॉडी के अंदर, कहाँ से इसकी सिंथेसाइजिंग हो रही है बॉडी के अंदर, और ये लाइफ को कितना इफ़ेक्ट करते हैं,
कितने अहम हैं ये बॉडी के लिए, लिविंग बॉडी के लिए। या सिंपल अल्फाज में हमारे बॉडी के अंदर और कुछ नहीं होता बल्कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी या दूसरी लिविंग बॉडी है, उसी के अंदर जितने केमिकल्स रिएक्शन होते हैं, उसी केमिकल रिएक्शन की स्टडी का मजमूई तौर पर हम नाम लेते हैं बायोकेमिस्ट्री। यानी ये केमिस्ट्री है लाइफ की, प्लांट की हो सकती हैं, एनिमल्स की हो सकती हैं, इंसान की हो सकती हैं। अब इन सारों के अंदर जो कंपाउंड्स मौजूद हैं, कार्बोहाइड्रेट की सूरत में, प्रोटीन की सूरत में, लिपिड की सूरत में, ये कैसे इसी जानदार की लाइफ को इफ़ेक्ट कर रही हैं या जानदार की बॉडी के लिए कितने ज़रूरी हैं, इसकी कमी बेशी की वजह से फ़ायद या नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सब स्टडी जो है ये बायोकेमिस्ट्री कहलाएगी। 5 वाले का है एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में हम एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे। एनवायरनमेंट क्या है? एनवायरनमेंट यूनिवर्स का वो हिस्सा जो कम से कम जानदार की लाइफ को इफ़ेक्ट कर लें, यानी पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच कैन इफ़ेक्ट द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग। लिविंग हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहा है, मसलन प्लांट्स हैं हमारे गिर्द, ये ऑक्सीजन हमें दे रहा है, टेम्परेचर को कम कर रहा है, इसकी वजह से बारिशें होती हैं। नॉन लिविंग भी हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, मसलन हमारे गिर्द कारखाने मौजूद हैं तो इससे गैसेस खारिज होते हैं या इससे शोर पैदा होता है, तो ये नॉन लिविंग है। ये नॉन लिविंग हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं और लिविंग अशिया भी हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं। अब एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में अच्छा ये जो लिविंग और नॉन लिविंग हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं ऐसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री जो है ये इसी एनवायरनमेंट की स्टडी है। इस एनवायरनमेंट में कौन से केमिकल्स मौजूद हैं, ये केमिकल्स कहाँ से आ रहे हैं, मसलन कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैं, ये कितने फ़ीसद हैं, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है, इसके फ़ायदे क्या हैं या इसके नुकसानात क्या हैं, जानदार की लाइफ पर कैसे ये असरात मुरतब कर सकता है, चाहे इंसान हो या दूसरे प्लांट्स या और एनिमल्स हो, इन्हीं लाइफ के लिए कितना ये मुअस्सिर हैं, कितना फ़ायदेमंद या सूदमंद साबित हो सकता है या नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो जितने केमिकल्स मौजूद हैं एनवायरनमेंट में, इसी एनवायरनमेंट की स्टडी का नाम एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि एक एनवायरनमेंटल बायोलॉजी है उसी में हम इस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं, तब इसमें फ़र्क क्या है? एनवायरनमेंटल बायोलॉजी और एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री ये सिर्फ इन्हीं दो साइंसेस की स्टडी नहीं है, एक एनवायरनमेंटल फिज़िक्स भी है हमारे पास, यानी फ़िज़िक्स में हम ये अशिया पढ़ते हैं रेडिएशंस वगैरह की सूरत में। इसके अलावा ये इंजीनियरिंग का साइड्स भी हैं हमारे पास, पब्लिक हेल्थ का साइड भी है, यानी पब्लिक हेल्थ में हम इस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं। इंजीनियरिंग लाइन में भी इसकी स्टडी होती है, फ़िज़िक्स लाइन में भी इसी एनवायरनमेंट की स्टडी होती है, केमिस्ट्री लाइन में इसकी स्टडी होती है या बायोलॉजिकल लाइन में भी इसकी स्टडी होती है। तो सिर्फ ये केमिस्ट्री या बायोलॉजी का लेवल नहीं है, बहुत सारे और साइंसेस का ये मजमूई तौर पर इस एनवायरनमेंट की स्टडी है। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि केमिस्ट्री या एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री में हम केमिस्ट्री का जो आस्पेक्ट है, जो पहलू हैं या जो केमिस्ट्री की स्टडी है उसी लेवल की स्टडी करते हैं, जबकि एनवायरनमेंटल बायोलॉजी में हम बायोलॉजिकल जो लेवल है स्टडी की वो कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है। इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसा कि हमारे पास सोप हैं या सीमेंट है या कॉस्मेटिक हैं या फर्टिलाइज़र हैं। तो अब ये जितने प्रोडक्ट इंडस्ट्री कारखानों के अंदर बनते हैं ये केमिकल्स, इसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब इसी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को आपने इंडस्ट्री में कैसे तैयार करना है, इसके लिए कौन से रॉ मटेरियल चाहिए, कौन से अशिया से मिलकर ये सीमेंट, ये फर्टिलाइज़र, ये सोप, कॉस्मेटिक वगैरह आप तैयार कर सकते हैं, इसके लिए कौन सा माहौल होना चाहिए, इसके लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, इसी प्रोसेस के लिए आप कौन से कैटालिस्ट का इस्तेमाल करेंगे, कितने टेम्परेचर और प्रेशर का आप इस्तेमाल करेंगे, और जो प्रोडक्ट आपके साथ बनेगा वो सेफ़ एंड साउंड आप कैसे कस्टमर तक पहुंचाएंगे। तो ये सब कुछ जो है ये इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होता है। इन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में एक इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल से लेकर कस्टमर तक पहुंचाने का जो लेवल है, जो प्रोसेस है, ये सब कुछ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में होता है। एक और है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री एटम जो है, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और इसी न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन और साथ साथ न्यूट्रॉन होते हैं। एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और साथ साथ न्यूट्रॉन होते हैं। ये जो आम केमिस्ट्री है, आम केमिस्ट्री हम स्टडी करते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का बहुत ज़्यादा रोल होता है।
न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हम इसी न्यूक्लियस की सिर्फ स्टडी करते हैं, यानी न्यूक्लियस जब आपके साथ पड़ जाता है या न्यूक्लियस की फॉर्मेशन होती है तो बहुत ज़्यादा मकदार में एनर्जी जो है इसमें ट्रांसफार्म होती है, या एनर्जी खारिज होती है, या एनर्जी इसके लिए चाहिए होती है। यानी ऐसे रिएक्शन जिसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो, ये आम एनर्जी की बात नहीं है कि वो इसी न्यूक्लियस के रिएक्शन को स्टार्ट कर लें। न्यूक्लियस के रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी लाखों करोड़ों की तादाद में एनर्जी जो है इसको दरकार होती है, या जब एक न्यूक्लियस पट जाती है तो इससे हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो सकती है। मिसाल के तौर पर सन है, सन से हमारे पास डेली बेसिस पर सबसे ज़्यादा एनर्जी हासिल होती है करोड़ों अरबों की तादाद में। अब ये एनर्जी कैसे हासिल होती है? क्योंकि सन जो है इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, तो जब एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ फ्यूज़ होता है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ फ्यूज़ होता है तो इससे हेलियम बनता है। अब इसका प्रोटॉन और इसका प्रोटॉन जब ये नज़दीक आते हैं तो इंतहाई रिपल्जन होती है, लेकिन फिर भी ये मिल रहे हैं, तो इंतहाई रिपल्जन के दौरान इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। अब जाके वो एनर्जी सन से हम तक पहुंच जाती है, यानी इसमें न्यूक्लियर रिएक्शन इन्वॉल्व है। ये H2 में कन्वर्ट नहीं हो रहा, अगर ये H और ये H आपस में मिल जाए, H2 में कन्वर्ट हो जाए, तो ये आपके साथ एक आम किस्म की केमिस्ट्री, और इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, ये हम भी कर सकते हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब मिलता है ताकि वो हेलियम में कन्वर्ट हो जाए, यानी इसके प्रोटॉन आपस में मिक्स होकर एक न्यूक्लियस बना लें, इसी एक न्यूक्लियस में दोनों प्रोटॉन आ जाए, तो ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस इन्वॉल्व है। तो इसी न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, इसी न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान बहुत ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। तब न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है इसमें हम जो न्यूक्लियस की वजह से रिएक्शंस होते हैं उसी न्यूक्लियस वाले रिएक्शन की स्टडी जो है ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहलाएगी। और लास्ट है फिज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री एक मैटर जो है दूसरे मैटर से इसकी प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ होती हैं। मसलन ये जो मेरे हाथ में पेन नज़र आ रहा है, ये हिस्सा इसका वाइट है और ये जो हेड है इसका ये ब्लैक है। ये क्यों? इसकी केमिकल कंपोजिशन और इसकी केमिकल कंपोजिशन इसमें फ़र्क है, और ये जो कलर है ये फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है, यानी केमिकल कंपोजिशन चेंज हुआ तो ये वाइट से ब्लैक हो गया। या जो मेरी स्वेटर नज़र आ रही है ब्लू ग्रीन, इसका केमिकल कंपोजिशन इसी पेन से मुख्तलिफ है। या प्लांट्स हमारे पास ग्रीन नज़र आ रहे हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन जो है इसी पेन से मुख्तलिफ है। यानी एक की कंपोजिशन चेंज होने से दूसरी प्रॉपर्टीज़ मैटर के अंदर चेंज होती हैं। तो अब इसी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और कंपोजिशन यानी केमिकल कंपोजिशन, इनके दरमियान जो रिलेशन है उसी रिलेशन को हम फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। या फिज़िकल केमिस्ट्री में जो मेन लॉज और प्रिंसिपल की बात मैंने की थी, इसी लॉज और प्रिंसिपल को हम इसी फिज़िकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। आज तक इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।